क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को पूरी दुनिया भिखारी समझकर दुत्कार रही हो, वो एक शहर के सबसे बड़े अफसर का खोया हुआ अतीत हो सकता है। आज की घटना उस पुलिस थाने की है जहां 75 साल के एक बुजुर्ग की कांपती हुई आवाज को कुछ पुलिस वालों ने मजाक समझ लिया। लेकिन जब उस शहर के कलेक्टर की नजर उस बूढ़े के हाथ पर पड़े एक निशान पर पड़ी, तो पूरे थाने के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ऐसा सच सामने आया जिसने चट्टान जैसे सख्त अफसर को उस बूढ़े के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या था उस बुजुर्ग का राज? चलिए जानते हैं। शाम का समय था। जनकपुर थाने में उस दिन अजीब सी शांति थी। एक सिपाही मोबाइल में लूडो खेल रहा था, दूसरा पुरानी एफआईआर की फाइल पलट रहा था। तभी दरवाजे पर एक बुजुर्ग की कांपती हुई आवाज आई, साहब, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। दरवाजे पर खड़ा था एक थका हारा बुजुर्ग, उम्र कोई 75 साल के आसपास। बदन पर एक पुराना कुर्ता पैजामा, पैरों में टूटी चप्पल, एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में फटा हुआ झोला। चेहरा धूल से भरा था, लेकिन आंखों में एक उम्मीद थी। एक सिपाही ने झल्ला कर कहा, अरे ओ बूढ़े, ये थाना है, कोई धर्मशाला नहीं, चलो बाहर। बुजुर्ग धीमी आवाज में कहता है, बेटा, मैं भीख नहीं मांग रहा, मेरी किसी ने जेब काट दी, मुझे शिकायत लिखवानी है। सिपाही उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर हंसता है, क्या चोरी हो गया बाबा, छाता लौटा, टाइम वेस्ट न करो, निकल जाओ यहां से। बुजुर्ग धीरे से कहता है, थैले में मेरी बीमार पत्नी के दवाई के पैसे थे और वृद्धावस्था पेंशन की पर्ची भी। थाने के सिपाही उसकी हंसी उड़ाते हैं, तो कोई उससे नजर चुराता है। तभी केबिन के अंदर से एक कड़क आवाज आती है, क्या हो रहा है बाहर, कौन है? यह आवाज थी कलेक्टर अर्जुन राठौर की। साफ बोलने वाले, सख्त मिजाज, लेकिन जमीन से जुड़े हुए अफसर। वो थाने का निरीक्षण करने आए थे। सिपाही ने बेमन से जवाब दिया, सर, कोई बूढ़ा आया है, चोरी की बात कर रहा है, पर लगता है भीख मांगने आया है। अंदर से कुर्सी की आवाज आती है, फिर गुस्से में एक रजिस्टर पटका जाता है। कलेक्टर अर्जुन तेज आवाज में कहते हैं, अगर मामला चोरी का है तो शिकायत लेना हमारी जिम्मेदारी है। भीख और एफआईआर में फर्क होता है, उसे अंदर भेजो। बूढ़े बाबा थोड़ा हिचकिचाते हुए झोला टांगे भीतर आते हैं। कलेक्टर साहब उन्हें गौर से देखते हैं। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं कहता। फिर कलेक्टर साहब बहुत प्यार से पूछते हैं, बैठिए बाबा, बताइए क्या बात है। उनकी आवाज में शक्ति नहीं थी, बल्कि इंसानियत थी। बूढ़े बाबा ने अपने थैले में से एक पुरानी किताब निकाली। मैं कॉलोनी नंबर 3 में रहता हूँ, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, परसों मंडी गया था, एक आदमी ने जोर से धक्का मारा, जब तक मैं संभल पाता मेरी जेब कट चुकी थी। उसमें मेरी वृद्धावस्था पेंशन के दस्तावेज थे और पत्नी की दवाइयों के पैसे भी। कलेक्टर साहब की नजर उस पुरानी किताब पर पड़ी। उसके कोने में एक धुंधला सा नाम लिखा था, रामेश्वर राठौर। कलेक्टर साहब की सांसें जैसे एक पल के लिए थम गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या नाम बताया आपने? बूढ़े बाबा ने जवाब दिया, रामेश्वर, रामेश्वर राठौर। कलेक्टर साहब अचानक गंभीर हो गए। उनकी आंखें उस बूढ़े आदमी को ध्यान से देख रही थी। अचानक उन्होंने पूछा, बाबा, आपकी बाजू में ये निशान कैसा है? उन्होंने इशारा किया। बूढ़े बाबा ने धीरे से कुर्ते की आस्तीन ऊपर की। उनकी बाजू में एक पुराना सा काला रंग का चिन्ह था, कुछ वैसा ही जैसा कलेक्टर साहब ने बचपन में अपने पिता के हाथों में देखा था। कमरे में खामोशी छा गई। तभी कलेक्टर साहब ने पूछा, आपका कोई बेटा है? बूढ़े बाबा का गला भारी हो गया। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की और बताया, हाँ साहब, मेरा एक बेटा था। करीब 25 साल पहले शहर में अचानक हालात खराब हो गए और दंगे भड़क उठे। चारों तरफ चीख पुकार मची थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। पुलिस ने तुरंत कर्फ्यू लगा दिया और आंसू गैस के गोले छोड़े। उस धुएं, अफरा तफरी और मची भगदड़ में मेरा हाथ 7 साल के बेटे से छूट गया। उसके बाद से वो मुझे कभी नहीं मिला। कलेक्टर साहब की आंखें नम हो गई। वो कुर्सी से उठते हैं, धीरे से चल के पास आते हैं और झुककर कहते हैं, बाबा, आप मुझे पहचानते हो? बूढ़े बाबा कलेक्टर साहब के चेहरे को गौर से देखते हैं। एक पल के लिए जैसे वक्त ठहर जाता है,
कलेक्टर अर्जुन राठौर की आंखें आंसुओं से भीगी थी। वो शख्स जिसके नाम से पूरे शहर के अपराधी भय खाते थे, अब वो हल्का हल्का कांपने लगा था। कलेक्टर साहब ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा आप ही हो ना, रामेश्वर राठौर, मेरे पिता। बुजुर्ग की आंखें कुछ पल के लिए खुली की खुली रह गईं। वो कलेक्टर साहब की आंखों में ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूला हुआ सपना दोबारा सामने आ गया हो। वो थरथराती आवाज में कहते हैं, तू अर्जुन है, मेरा बेटा। उनकी आंखों में भरोसे और डर का अजीब सा मेल था। कलेक्टर साहब धीरे से आगे बढ़े और उनका हाथ थाम लिया। उन्होंने भीगी आंखों से मुस्कुरा कर कहा, हाँ बाबा, मैं ही हूं आपका अर्जुन, आपका बेटा, जिसका हाथ उस कर्फ्यू और भगदड़ के धुएं में आपसे छूट गया था। बूढ़े बाबा का शरीर बुरी तरह कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठ हिल तो रहे थे पर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वो जमीन पर ही बैठ गए और कलेक्टर साहब भी वही घुटनों के बल नीचे आकर बैठ गए। पास खड़े कांस्टेबल और थाने के स्टाफ जो ये सब देख रहे थे, उनके पैरों तले जमीन सरक गई। जिस बूढ़े को वो झूठा और भिखारी समझ रहे थे, वो इस शहर के सबसे बड़े अफसर का बाप निकला। अर्जुन ने अपने पिता के चेहरे की झुर्रियों को गौर से देखा, जिनमें बरसों का इंतजार दिख रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, पर बाबा, उस दिन के बाद आप कहाँ चले गए थे? मैंने हर जगह आपको ढूंढा पर आप मुझे कहीं नहीं मिले। रामेश्वर ने भारी आवाज में कहा, बेटा, उस दिन जब भगदड़ मची तो मैं तुम्हें भीड़ में ढूंढते हुए आगे बढ़ा। तभी पीछे से आती बेकाबू भीड़ का धक्का लगा और मैं सीधे खंभे से टकरा गया। मेरे सिर पर बहुत गहरी चोट आई और मैं वहीं बेहोश हो गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मुझे लावारिस समझकर दूसरे शहर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। उस चोट की वजह से मैं कई महीनों तक कोमा में रहा और जब होश आया तो मेरी याददाश्त जा चुकी थी। सालों बाद जब मुझे सब याद आया और मैं शहर वापस लौटा, तब तक हमारा वो पुराना घर और सब कुछ खत्म हो चुका था। मुझे लगा उस भयानक माहौल में शायद तुम भी इस दुनिया में नहीं रहे। अर्जुन रोते हुए बोले, मैं था बाबा, मैं जिंदा था। एक एनजीओ के जरिए मैं एक बाल गृह में पहुंचा, फिर बस तुम्हें ढूंढता रहा। बड़ा हुआ तो पुलिस अकादमी ज्वाइन की और फिर कलेक्टर बन गया। मन में हमेशा यही सोचता था, शायद आपका कोई सुराग मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अब कलेक्टर अर्जुन राठौर की आवाज भी हल्की कांप रही थी। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से अर्जुन के गाल छुए। तू कितना बड़ा हो गया है बेटा, और अब कलेक्टर भी बन गया है। पूरे थाने में सन्नाटा था। कोई चुपचाप अपनी आंखें पोंछ रहा था तो कोई दीवार की आड़ में खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। पर उस पर न वर्दी मायने रखती थी, न कोई नियम। सिर्फ एक बाप और बेटे का मिलन हो रहा था जो सालों से अधूरा था। कलेक्टर अर्जुन राठौर ने सख्त आवाज में कहा, बाबा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करो। इस केस की पूरी तहकीकात होगी। सभी अफसर तुरंत हरकत में आ गए। एक कांस्टेबल चाय लेकर आया। बाबा जी, कुछ खा लीजिए, बहुत देर से भूखे होंगे। कलेक्टर खुद अपनी केबिन से एक साफ तौलिया लेकर आए और बाबा के पैरों की धूल झाड़ते हुए बोले, मैंने न जाने कितनी बार भगवान से मांगा कि एक बार मुझे मेरे पिता से मिलवा दो, बस एक बार। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। अर्जुन की आंखें भर आई। अगर आपकी दुआ ना होती तो मैं आज कलेक्टर ना होता। मेरी पूरी जिंदगी आप ही से तो जुड़ी है। थोड़ी ही देर में मीडिया को यह खबर मिल गई थी। थाने के बाहर चैनलों की गाड़ियां लग चुकी थी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक गुमशुदा पिता और बेटे की नहीं थी। ये कहानी हर उस इंसान की थी जिसे दुनिया भुला चुकी है, लेकिन किस्मत नहीं। रात का वक्त था। पुलिस थाने की भीड़ अब धीरे धीरे छट रही थी। कलेक्टर अर्जुन राठौर अपने पिता को अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर अपने सरकारी आवास की तरफ ले जा रहे थे। रास्ते में दोनों खामोश थे, लेकिन यह खामोशी बोझ नहीं बन रही थी। वो चुप्पी उन बरसों की थी जिन्हें लफ्जों में समेट पाना मुश्किल था। रामेश्वर जीप की खिड़की से बाहर झांक रहे थे। वो धीरे से बोले, शहर बहुत बदल गया है बेटा। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, शहर बदल गया है बाबा, लेकिन आपका बेटा अब भी वही है जो इस दिन शहर में लगे कर्फ्यू और भगदड़ के बीच आपका हाथ छूटने पर चीख चीख कर रोया था। घर पहुंचने पर अर्जुन की पत्नी नैना दरवाजे पर खड़ी थी। वो हैरान थी, अर्जुन आज इतना भावुक क्यों है?
और ये बुजुर्ग कौन है जो साथ में आए हैं? अर्जुन बोला, नैना मिलो, ये मेरे पिता है। नैना चौंक गई। आपने तो कहा था आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अर्जुन ने सिर झुकाकर बोला, मुझे यही लगा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किस्मत ने आज मुझे फिर से उनसे मिलवा दिया। नैना ने फौरन उनके पैर छुए और आदर से उन्हें अंदर ले गई। रात का खाना तीनों ने साथ बैठकर खाया। सालों बाद ऐसा लम्हा नसीब हुआ था। खाने के बाद अर्जुन अपने पिता के कमरे में गया। फर्श पर नीचे पिता के पैर के पास बैठकर उनकी पुरानी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद रामेश्वर बोले, बेटा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। अर्जुन चौंक गया। क्या बात है बाबा? बेटा, जब तू गायब हो गया था तो मैं तुझे ढूंढने निकला और तेरी माँ भी मेरे साथ थी। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ बेटा, वो जिंदा थी, लेकिन उस दिन शहर के बिगड़े माहौल और दंगों की भगदड़ में जब तू गायब हो गया तो उस सदमे से वो अपनी सुध-बुध खो बैठी। वो मानसिक रूप से पूरी तरह कमजोर हो गई। हर जगह ढूंढने के बाद भी जब तू नहीं मिला तो वो पूरी तरह टूट गई। मैंने उन्हें वाराणसी के वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तो क्या वो अब भी जिंदा है और वहीं है? रामेश्वर ने धीरे से सिर झुका लिया। अब तक हर महीने मैं उनसे मिलने जाता था, लेकिन पिछले महीने मेरी जेब कट गई, दवाइयों के पैसे भी चले गए। इसीलिए मैं थाने पर शिकायत दर्ज कराने आया था। अर्जुन खड़ा हो गया। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी माँ को लेने जाऊंगा। इस बार मैं कोई रिश्ता अधूरा नहीं छोड़ूंगा। कुछ घंटों बाद कलेक्टर अपनी गाड़ी से वाराणसी के उसी शांति निकेतन वृद्धाश्रम पहुंचे। भीतर एक कमरा था, जहां एक बूढ़ी महिला खिड़की के पास बैठी थी, धूप में बिल्कुल चुपचाप। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में इंतजार था। अर्जुन धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। माँ, मुझे पहचाना। आवाज में दर्द था, पर उसमें अपनापन भी था। महिला ने धीरे से चेहरा घुमाया, जैसे कोई भूला हुआ सपना अचानक वापस आ गया हो। अर्जुन ने झुककर उनका सर सहलाया। माँ, मैं आपका बेटा अर्जुन हूँ। अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सारा स्टाफ भावुक था। कई बुजुर्गों की आंखें भर आईं। एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया था। अगली सुबह जब अर्जुन के क्वार्टर में खिड़कियों से धूप अंदर आई तो साथ में बस उजाला नहीं आया था, साथ में आई थी एक माँ की ममता, एक पिता की शांत मुस्कान और एक बेटे की सालों की तलाश का सुखद अंत। अर्जुन ने उठते ही दोनों के पैर छुए और भावुक होकर बोला, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब मेरा भी घर है, मेरा अपना परिवार है। पत्नी नैना पूजा की थाली लाई, दीप जलाया, सिर झुकाया। आप दोनों हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं। उस दिन थाना परिसर में एक विशेष सभा रखी गई। सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया और शहर के लोग वहां मौजूद थे। कलेक्टर अर्जुन राठौर मंच पर खड़े थे। उनके पास बैठे थे उनके माता पिता रामेश्वर राठौर और शांति देवी। अर्जुन ने माइक उठाया और बोले, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, एक बुजुर्ग की शिकायत पर मैंने पूरे थाने का काम क्यों रोक दिया, मैं इतना भावुक क्यों हो गया। सारा मंच शांत हो गया। सबकी आंखें उन्हीं पर थी। अर्जुन आगे बोले, क्योंकि वो बुजुर्ग सिर्फ एक शिकायतकर्ता नहीं थे, वो मेरे पिता थे, जिनसे मैं बचपन में बिछड़ गया था। और कल इतने सालों के बाद वही पिता मेरे सामने इस थाने में मिले। कल जब मैं उनसे मिला तो मैं एक अफसर था, लेकिन आज जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ एक बेटे की आवाज है। जो माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमें बड़ा करते हैं, उन्हें सिस्टम की फाइलों में खोने देना अच्छी बात नहीं है। सभा में बैठे कई लोग रो पड़े। किसी ने चुपचाप आंसू पोंछे तो किसी ने तालियां बजाई। पूरा हॉल भावनाओं से भरा था। फिर अर्जुन ने एक नई योजना की घोषणा की। अब हर शहर में एक संवेदना कक्ष बनाया जाएगा, जहां हर बुजुर्ग की शिकायत को सम्मान और संवेदना के साथ सुना जाएगा, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना मजाक उड़ाए। क्योंकि जो लोग हमें जन्म देते हैं, उन्हें आखिरी सफर तक सम्मान मिलना चाहिए। मीडिया की हेडलाइन बनी, थाने में मिला बरसों बाद बिछड़ा पिता। अब बुजुर्गों की आवाज बनेगी प्राथमिकता। पुलिस विभाग की नई पहल। शाम को अर्जुन अपने पिता के साथ बैठा था। बाबा, आपसे कुछ कहना है। आपकी पुरानी घड़ी अब भी सही चल रही है। मैं उसे अक्सर अपने ऑफिस के मेज पर रखूंगा। हर फैसला लेते वक्त आपकी तरह सही समय पर सही निर्णय लूंगा। रामेश्वर जी मुस्कुराए।
मैंने कभी नहीं सोचा था बेटा तू इतना बड़ा अफसर बनेगा और मुझे फिर से ढूंढ लेगा। अर्जुन ने उनका हाथ थाम लिया। आपने कभी नहीं छोड़ा था बाबा। किस्मत ने देर की पर अलग नहीं कर सकी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।